हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल अजीत आर्ट एंड क्लासेस पे। जैसा कि आप लोगों को हमने इससे पहले बीकानेर शैली के बारे में बताया था, आज की जो शैली है वो उसी के आगे की शैली है जिसका नाम किशनगढ़ शैली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। बीकानेर के बारे में हमने आपको सारी जानकारी दे दी थी इससे पहले वाली क्लास में, कुछ चीज़ें आपको लिखवाई भी थी, इम्पोर्टेंट बताई भी थी। और आज जो क्लास है इसके और पिछली वाली क्लास के बीच में थोड़ा सा गैप हो गया, उस समय का थोड़ा सा अभाव रहा, इसीलिए नहीं दे पाए। ठीक है, लेकिन आज अब आगे से जो भी क्लास पढ़ेंगे आपको प्रॉपर क्लास पढ़ती रहेंगी। और आज की जो किशनगढ़ शैली है उसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी लेंगे कि भाग 1 में आप लोगों को अलग अलग करके इसीलिए हम बता रहे हैं कि आप लोगों को शैली जो है अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज हम किशनगढ़ शैली के बारे में चर्चा करेंगे, कहाँ से कैसे इसकी स्थापना हुई, कौन से राजा क्या हुआ। ठीक है, तो थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं किशनगढ़ शैली। देखिए, किशनगढ़ शैली वो है, जैसे कि कहा जाता है कि पहाड़ी चित्रकला में जो गुलेर, अभी आगे जो आपकी हम शैली पढ़ाएंगे, अगली जो चित्रकला होगी पहाड़ी शैली जिसके नाम से जाना जाता है, जो पहाड़ी चित्रकला में गुलेर व कांगड़ा का शैली का है, वही स्थान राजस्थानी शैली के अंतर्गत किशनगढ़ शैली का आता है। ठीक है, जिस तरीके से पहाड़ी शैली के अंतर्गत गुलेर और कांगड़ा शैली प्रचलित है, ज़्यादातर विख्यात है, उसी तरीके से ये राजस्थानी शैली के अंतर्गत जो किशनगढ़ शैली है उसी तरीके से भी विख्यात है। ठीक है, जो अब ये जो किशनगढ़ शैली है ये महाराजा सावन सिंह के समय में हासिल हुआ था, उसी के समय में स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि इसमें किसने किशनगढ़ शैली की स्थापना की है। एक एक करके पॉइंट आप लोगों को बताते चलते हैं, आप लोग ध्यान से सुनते जाइएगा, लिखते जाइएगा। ठीक है, और समझते जाइएगा। तो नंबर 1 पे ऊपर आपको लिखा हुआ है, देख रहे होंगे स्क्रीन पे दिख रहा है कि किशनगढ़ शैली। तो नंबर 1 पे लिखा है, किशनगढ़ राज्य की स्थापना मारवाड़ के राजा उदय सिंह के 8वें पुत्र, ठीक है, किशन सिंह ने 1609 ईस्वी में की थी। जो किशनगढ़ राज्य है ये आपकी शैली के साथ, शैली तो बाद में जुड़ा है, जो एक राज्य किशनगढ़ के नाम से वहाँ का क्षेत्र है उसी के नाम से शैली भी चलती है, किशनगढ़ शैली के नाम से। ठीक है, जो इस राज्य की स्थापना हुई थी वो मारवाड़ के जो राजा उदय सिंह जो थे, उनके जो 8वें पुत्र जो हुए किशन सिंह, उन्होंने इस राज्य की स्थापना की, जो भी 1609 ईस्वी में। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट देखते हैं, इसमें लिखा है, किशनगढ़ चित्रों को उद्घाटित करने का श्रेय 1943 ईस्वी में एरिक डिफेंसन एवं फैयाज अली को जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए पॉइंट है, ये नोट कर लीजिएगा या याद रखिएगा, या कहीं भी इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। और ये पॉइंट कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, कि यहाँ के जो चित्रों को है उद्घाटित करने का श्रेय किसको जाता है, तो यहाँ के जो चित्र हैं वो उद्घाटित करने का जो श्रेय है वो एरिक डिफेंसन और फैयाज अली को जाता है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं नंबर 3 पे। नंबर 3 पे लिखा गया है, किशनगढ़ राज्य अजमेर कामा जयपुर मार्ग पर अजमेर से लगभग 29 किलोमीटर और जयपुर से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित। कहने का मतलब ये है कि ये अजमेर से नज़दीक और जयपुर से थोड़ा दूरी पे स्थित है, इसीलिए जयपुर और अजमेर का जो मार्ग है उसी पर ये आपका किशनगढ़ राज्य स्थित है, राजस्थान के अंतर्गत। ठीक है, ये वहाँ की स्थिति बता दी कि कहाँ पे कितनी दूरी है, किसने इसकी स्थापना की और किन राजाओं के समय से स्टार्ट हुआ। ठीक है, ये 3-4 पॉइंट आपको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए हम बात करते हैं यहाँ के प्रमुख चित्रकारों के बारे में, जो यहाँ के ज़्यादातर कार्य किए हैं इस किशनगढ़ शैली के अंतर्गत। तो एक बात और कहना चाहेंगे, जो आपकी किशनगढ़ शैली है इसके अंतर्गत कुछ प्रमुखतः ही जो हैं आपके चित्रकार कार्य किए हैं जो विख्यात हैं, जिनके नाम हम बताते चलते हैं, और कुछ कलाकारों के बारे में हम उनकी चर्चा करेंगे, उनके जीवन परिचय प्रकाश डालेंगे, क्या क्या हुआ। ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, तो पहले समझ लेते हैं कि यहाँ के प्रमुख चित्रकार कौन हैं। तो किशनगढ़ शैली के अंतर्गत लिखा हुआ है प्रमुख चित्रकार, तो नंबर 1 पे लिखे गए हैं निहाल चंद, नंबर 2 पे हैं अमर चंद, नंबर 3 पे हैं भवानी दास, नंबर 4 पे हैं सीताराम,
नंबर 5 पे है नायक राम, नंबर 6 पे है सूरजमल, नंबर 7 पे है रामनाथ, नंबर 8 पे है जोशी सवाई राम, और नंबर 9 पे है लाडली दास, और नंबर 10 पे है अमरू। ये 10 चित्रकार जो हैं ये राजस्थानी के किशनगढ़ शैली के अंतर्गत जो आते हैं, ये वहाँ के चित्रकारों ने यहाँ पे कार्य किया है। लेकिन इन 10 चित्रकारों में से कुछ 3 या 4 चित्रकार ऐसे हैं जिन्होंने ज़्यादा ख्याति प्राप्त की है, उन्हीं के बारे में आप लोगों को पढ़ना है, अन्यथा और किसी के बारे में ज़्यादातर नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो जो इस शैली के अंतर्गत चित्रकारों ने कार्य ज़्यादा किया है, जिनका नाम ज़्यादा ख्यात हुई, यानी कि ज़्यादा उपाधि इनको मिली, ज़्यादा प्रसिद्धि मिली इस किशनगढ़ शैली के अंतर्गत, उनके बारे में आप लोगों को बताते चलते हैं। तो यहाँ का जो पहला चित्रकार हमारा एक है नंबर का, जिसका नाम है निहाल चंद। तो अब हम देख लेते हैं किशनगढ़ शैली के अंतर्गत जो निहाल चंद है उसके बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि इससे पहले हमने बता दिया आपको सारी चीज़ें बता दी ऊपर से कि यहाँ की राज्य की स्थापना किसने की थी और किशनगढ़ से उद्घाटित करने का श्रेय किसको जाता है और ये कहाँ पर स्थित है। 3 पॉइंट आपको क्लियर करके बता दिए हैं। अब यहाँ के जो प्रमुख चित्रकार उनके नाम बता दिए। तो अब प्रमुख चित्रकारों में से जो यहाँ के प्रसिद्धि पाए हैं, जो यहाँ के ज़्यादातर कार्य किए हैं, उनके बारे में सिर्फ आपको जानना है। इसके अलावा किसी के बारे में आपको ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, केवल नाम याद रखिए, इतना काफ़ी है। ठीक है, तो नंबर 1 पे आपका दिया गया है यहाँ पे निहाल चंद। ठीक है, तो नंबर 1 पे निहाल चंद दिए गए। तो निहाल चंद के बारे में हम आपको बताते चलते हैं। तो आइए हम देखते हैं निहाल चंद के बारे में क्या क्या पॉइंट हैं। तो नंबर 1 पे लिखा गया है निहाल चंद। ठीक है, ये प्रमुख चित्रकार में आते हैं यहाँ के। तो ये पहला पॉइंट लिखा हुआ है इसके अंतर्गत निहाल चंद के कि किशनगढ़ शैली का विख्यात चित्रकार जो है निहाल चंद था। हमने पहले ही बता चुके हैं कि यहाँ का जो सबसे प्रसिद्ध जो चित्रकार हुए हैं वो 3 या 4 चित्रकार ऐसे हुए हैं जो यहाँ की प्रसिद्धि में उपाधि मिली है कि यहाँ के बहुत विख्यात जो है चित्रकार हैं। तो उन्हीं के बारे में देखना है। तो किशनगढ़ शैली का जो विख्यात चित्रकार था वो निहाल चंद था। अब इसके बारे में हम देख लेते हैं कि किसका जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म सन 1708 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम भीख चंद था। ठीक है, इनका जन्म 1708 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम जो था वो भीख चंद था। ठीक, ये नंबर 2 क्लियर होगा। नंबर 3 पे देखते हैं, इन्होंने बनी ठनी का चित्रण किया। आप लोग सभी लोग जानते हो कि बनी ठनी सबसे ज़्यादा कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, बनी ठनी किस शैली का है या बनी ठनी किस प्रतिरूप में लिया गया, किसका स्वरूप है, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, वो हम आगे चल के बताएंगे। लेकिन यहाँ पे आप समझ लीजिए कि निहाल चंद ने ही बनी ठनी का चित्रण किया। इसे भारतीय मोनालिसा की संज्ञा प्राप्त है। किसको? बनी ठनी को। किस तरीके से फॉरेन में मोनालिसा है उसी तरीके से ये भारतीय मोनालिसा के नाम से संज्ञा इसको प्राप्त है, बनी ठनी को, चित्र को। ठीक है, ना कि निहाल चंद को, सिर्फ बनी ठनी को ही भारतीय मोनालिसा की संज्ञा प्राप्त है। नंबर 4 पॉइंट पे लिखा गया है, देख लेते हैं, निहाल चंद कायस्थ जाति का था। ठीक, ये नंबर 4 पे हो गया। नंबर 5 पे देखते हैं, लिखा गया है, इसने सन 1737 ईस्वी में भागवत पुराण भी चित्रित की। अब यहाँ पे समझ, 1737 भागवत पुराण बहुत पहले है, लेकिन चित्रित किया इन्होंने कि वहाँ के जो चित्र है, उन्होंने भागवत पुराण से कुछ चित्र जो है इनको कुछ अच्छे लगे, या कुछ वहाँ के चित्र, पूरे जितने भी भागवत पुराण में कुछ ऐसे चित्र या ज़्यादातर चित्र जो है इन्होंने अपने कागज़ों पे या अपने धरातलों पे वहाँ के चित्रित किया है। ठीक है, तो कहने का मतलब यही होता है कि कुछ लोग समझ नहीं पाते कि भागवत पुराण पहले वो लिखी गई, चित्रित की गई, तो अब कहाँ से हो गई। तो इसका कन्फ्यूजन मत होना कि जो चित्रकार होता है किसी की कॉपी बनाता है उसी को चित्रित बोलते हैं। तो इसने जो है 1737 में भागवत पुराण चित्रित की थी। ठीक, दोबारा इसने फिर से अपने रूप में चित्रित किया था। और नंबर 6 पे है, नंबर 6 पे लिखा गया, इनके द्वारा चित्रित ग्रंथों की संख्या 75 है। इन्होंने अपने जीवन काल में 75 ग्रंथ जो हैं चित्रित किए हैं। ठीक है, जो नागर सामुच्च नाम से प्रसिद्ध हैं। जो इनके ग्रंथ 75 हैं जो चित्रित है अपने जीवन काल में, उन सारे ग्रंथों की जो है उनका नाम जो रखा गया, उनका नाम रखा गया नागर सामुच्च। तो उसी के नाम से इनके जो हैं ग्रंथ प्रसिद्ध हैं। ये तो बात होगी निहाल चंद की, जो नंबर 1 पे आते हैं। ठीक है, अब नंबर 2 पे जो हमने लिखवाया था अभी, अमरचंद। ठीक है, अब अमरचंद की बात कर लेते हैं, जो चित्रकार यहाँ के हैं किशनगढ़ शैली के अंतर्गत जो आते हैं अमरचंद, तो उनकी बात कर लेते हैं। तो अमरचंद जो है निहाल चंद का समकालीन चित्रकार था। ठीक है, अमरचंद जो था
निहाल चंद का समकालीन, यानी कि उस समय जो था निहाल चंद भी कार्य कर रहे थे और अमरचंद भी कार्य कर रहे थे। ठीक। नंबर 2 पे लिखा गया है इनकी शैली मुगल शैली पर आधारित है, क्योंकि ये प्रभावित थे मुगल काल से। ठीक, इसीलिए इनकी शैली जो है मुगल शैली पर आधारित है। नंबर 3 पे अमरचंद का पुत्र मेघराज जो बहुत प्रसिद्ध चित्रकार था। अब तीसरे नंबर का आप लोग देख लीजिएगा, तीसरे नंबर का जो चित्रकार वो मेघराज है। ठीक है, जो अमरचंद का पुत्र है। ठीक, इससे पहले निहाल चंद, उसके बाद अमरचंद, उसके बाद मेघराज जो अमरचंद का पुत्र है। ठीक है, जो प्रसिद्ध चित्रकार था इस शैली के अंतर्गत। नंबर 4 पे लिखा गया है अमरचंद का बनाया चित्र चांदनी रात के गवैया। ठीक है, चांदनी रात के गवैये। ठीक, अमरचंद का ये प्रसिद्ध चित्र है, ये याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है और कई बार आ चुका है कि चांदनी रात के गवैये किसका चित्र है, तो अमरचंद का जो ये प्रख्यात चित्र है ये याद रखिएगा, चांदनी रात के गवैये। ठीक है, नंबर 5 पे चित्र पॉइंट लिखा गया है इस चित्र को देखने से पता चलता है कि निहाल चंद उस समय 50 वर्ष का रहा होगा। चित्र को देख करके पता चल रहा है, ठीक है, कि निहाल चंद उस समय 50 वर्ष होगा, क्योंकि कारण ये है कि भाई निहाल चंद छोटा होगा तो जाहिर सी बात है कि अमरचंद छोटा होगा, निहाल चंद पहले से कार्य कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि निहाल चंद ज़्यादा बड़े होंगे और अमरचंद छोटा है। ठीक है, ये तो बात हो गई अमरचंद। अब हम बात कर लेते हैं तीसरे चित्रकार के बारे में, जो यहाँ के प्रसिद्ध चित्रकार हैं। ठीक है, अमरचंद के बाद जो तीसरे चित्रकार आते हैं वो आते हैं आपके हैं भवानी दास। देखिए यहाँ पे हमने फिर क्लियर करते हैं आप लोगों को, यहाँ पे हमने बता दिया अमरचंद हो गए, मेघराज भी हो गए। ठीक है, ये 3 कलाकार आपके यहाँ पे हो गए जो प्रसिद्ध चित्रकार। हमने इतना काफ़ी है आपको उसके मेघराज के बारे में, इससे ज़्यादा नहीं आता है। ठीक है, और ना ज़्यादा इसका विवरण मिला है, इसलिए हमने तीनों का जिक्र यहाँ पे कर दिया है आपका, निहाल चंद, अमरचंद और मेघराज। जो निहाल चंद पहले हैं और अमरचंद और मेघराज ये पिता पुत्र हैं, इनके बारे में याद रखिएगा। अब तीसरे हम चौथे चित्रकार के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे कौन सा चित्रकार है, भवानी दास। उसके बाद जो आता है चौथे नंबर का जो आपका कलाकार इसमें दिया गया है वो है भवानी दास। ठीक, इन्हीं 3-4 चित्रकार जो हैं, इन्हीं पे जो है किशनगढ़ शैली ज़्यादातर प्रख्यात विख्यात हुई है, तो उन्हीं के बारे में हम आप लोगों को बता रहे हैं। तो 3 चित्रकार के बारे में थोड़ा थोड़ा हमने बता दिया, 2 चित्रकार आपके लिए बहुत महत्व है, बाकी मेघराज जो हैं आपके अमरचंद के पुत्र हैं, उसके बारे में ज़्यादा इतना याद रखिए कि ये प्रसिद्ध चित्रकार था किशनगढ़ शैली का, इसके अलावा कुछ नहीं। अब आगे हम देखते हैं भवानी दास जो हैं, ये भी बहुत विख्यात और अच्छे चित्रकार माने जाते हैं किशनगढ़ शैली के अंतर्गत, तो इनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। भवानी दास ऊपर देखो लिखा है पॉइंट पे, अब आगे उसके देखते हैं। लिखा है भवानी दास नामक चित्रकार राज सिंह के समय में था। इसने अनेक दरबारियों के व्यक्ति चित्र बनाए थे। कहने का मतलब ये है कि अलग अलग चित्रकार अपनी अपनी विधाओं में पारंगत था। अब जरूरी नहीं कि कोई पक्षी का चित्रण अच्छा कर लेता है तो सभी यानी कि व्यक्ति चित्र भी अच्छा करेगा। तो इस समय क्या होता था कि दरबार में जितने भी चित्रकार होते थे अपनी अपनी अलग अलग जो भी उनकी रुचि थी उसमें वो पारंगत थे, जो चीज़ उन बनाने में ज़्यादा पारंगत थे उसी को उसका काम दे दिया जाता था। इसलिए भवानी दास जो थे उस दरबार के जो चित्रकार थे राज सिंह के समय में, ये दरबारियों के व्यक्ति चित्र बनाने में पारंगत थे, यानी कह सकते हैं कि ये व्यक्ति चित्र बनाने में पारंगत थे। याद रखें, हो सकता है क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ ले कि राज सिंह के समय में कौन सा व्यक्ति चित्र बनाने में पारंगत था, तो ये आपका भवानी दास ही याद रखिएगा। ठीक है, ये एक पॉइंट आपका हो गया भवानी दास के बारे में। अब आगे हम देखते हैं राजा सावंत सिंह की जो पुस्तकें हैं। एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे कि राजा सावंत सिंह जो हैं इनका दूसरा नाम भी नागरी दास, कहीं जगह लिखा मिलता है नागरी दास, कहीं मिलता है सावंत सिंह, तो याद रखिएगा कि राजा सावंत सिंह ही नागरी दास है, उन्हीं के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो राजा सावंत सिंह की कुछ पुस्तकें हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। रसचंद्रिका, पहली है रसचंद्रिका, दूसरी है रसिक रत्नावली, तीसरी है बिहारी चंद्रिका। ठीक है, राजा सावंत सिंह की पुस्तकें हैं लिखी गई। ठीक है, अब हम राजा सावंत सिंह के बारे में देख लेते हैं। इनका जन्म 1699 ईस्वी में तथा पिता राज सिंह और गुरु रणछोड़ जी था। कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ पे हमने भी चर्चा की राज सिंह के समय में जो इसका चित्रकार था भवानी दास, तो राज सिंह जो थे इसके पिता थे। राजा किसके थे, राजा सावंत सिंह के। ठीक है, जिसका जन्म 1699 ईस्वी में हुआ तथा पिता राज सिंह और गुरु रणछोड़ जी थे। ठीक, ये अच्छा कवि और लेखक भी था। नंबर 2 पे क्लियर हो गया। नंबर 3 पे देखते हैं।
1718 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और 1764 में इसकी मृत्यु हो गई। किसकी? राजा सावन सिंह की। ठीक है, नंबर 4 पे देखते हैं। हमने अभी बताया था कि सावन सिंह का नाम नागरी दास था। ये जो राजा सावन सिंह है इसी का नाम नागरी दास के नाम से चलता है, और कहीं कहीं पे पूछ भी लिया जाता है, कहीं पे सावन सिंह आ जाता है, कहीं पे नागरी दास आ जाता है। नंबर 5 पॉइंट पे लिखा गया है, इन्होंने बिहारी चंद्रिका लिखी और वृंद हरिचरण दास हरि हीरामन मुंशी कनीराम की रचनाओं पर टीकाएँ भी लिखी। ठीक है, तो ये अच्छे कवि थे और लेखक भी थे, तो इसीलिए इन्होंने बिहारी चंद्रिका भी लिखी, वृंद हरिचरण दास, हीरामन, मुंशी कनीराम की रचनाओं पर जो है टीकाएँ भी लिखी थी। नंबर 6 पे लिखा गया है, यह वैष्णव धर्म का अनुयायी था। यह जो था सावन सिंह यानी कि नागरी दास, ये वैष्णव धर्म का अनुयायी था, वैष्णव धर्म को ही पूजता था, उसी को मानता था, अन्य किसी धर्म से मतलब नहीं था इसको। ठीक है, अगला 7वें नंबर पॉइंट पे लिखा गया है, सावन सिंह का विवाह 21 वर्ष की अवस्था में भावनगर के राजा जसवंत सिंह के पुत्री के साथ हुआ था। ठीक है, जो सावन सिंह यानी नागरी दास जो थे, इनका जो विवाह है, इनका 21 वर्ष की अवस्था में भावनगर के राजा जो जसवंत सिंह थे, उन्हीं की पुत्री के साथ हो गया था। ठीक है, नंबर 8 पे लिखा गया है, सावन सिंह संस्कृत व फारसी भाषा के प्रकांड विद्वान थे। जो कवि होगा वो हिंदी का जानकार जरूर होगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है, और संस्कृत उसको आती जरूर होगी, कि कारण ये रहता है जितने भी कवि होते कहीं कहीं पे संस्कृत में श्लोक या कहीं पे हिंदी तो उनकी प्रमुखता होती है कि कवि का मतलब हिंदी से जुड़ा होता है, इसलिए इसको हिंदी और संस्कृत और फारसी भाषा में ज़्यादा ये रुचि लेता था, इसलिए इसको ज़्यादा प्रकांड यानी कि बहुत ज़्यादा इसको ज्ञान था। तो ये थे आपके राजस्थान शैली के अंतर्गत कुछ चित्रकारों के बारे में बताया है, जो यहाँ की प्रसिद्धि यानी ख्याति मिली है। इन्हीं के जो भी कलाकार हैं 3-4, ठीक है, इन्हीं के अंतर्गत सारे क्वेश्चन कलाकारों से पूछे जाते हैं। और किशनगढ़ शैली का जो अगला पार्ट है, जो सेकंड पार्ट हम लेकर के आएंगे, उसमें आपकी बनी ठनी से स्टार्ट होगी। ठीक है, जिसमें हम आपको चर्चा करेंगे। बस बनी ठनी ही यहाँ का बहुत ही ज़्यादा फेमस चित्र है, जिसको हम संज्ञा देते हैं, उसी के बारे में, शैलियों के बारे में बात करेंगे, और इसके अलावा महत्वपूर्ण तथ्यों बता देंगे अगली क्लास में। और इस क्लास में जो हमने आप लोगों को बताया है बहुत इंपॉर्टेंट है ये चित्रकारों के, इसीलिए हमने अलग अलग करके आप लोगों को एक एक करके बता दिया है कि आप लोग कन्फ्यूज मत हो। तो किशनगढ़ शैली की आज हमने स्थापना बता दी, कहाँ पर स्थिति बता दी, उद्घाटित करने का श्रेय किसको बता दिया। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग नोट कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, समय कम बचा हुआ है। ठीक है, कोशिश करिए एक बार में समझने की, नहीं समझ में आप दोबारा फिर क्लास देख लीजिए, नहीं आता तो एक नोट कर लीजिए किसी रजिस्टर पे, और लोगों को वीडियो ज़रूर शेयर करिए। और किसी को अगर कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, हम अगली क्लास में ज़रूर आपका उसका सलूशन देंगे। लेकिन आप लोग पूछते नहीं हैं, पता नहीं समझ में आता है या नहीं आता है, लेकिन आप लोग एक बार कमेंट जरूर कर दीजिए कि क्या समझ में नहीं आया है। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करिए, लोगों को जुड़वाइए। ठीक, लाइक करिए, कमेंट करिए। ठीक, आने वाली जो क्लास होगी तब तक के लिए सभी को हमारी तरफ से राधे राधे।